जय श्री बालाजी के दोस्तों। भाई मई आ गया है। आई होप कि आपकी सबकी जो तैयारी है वो काफी एकदम अच्छे से हो चुकी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो हम लोग यहाँ पे मिले हैं टू डिस्कस द केस स्टडीज। वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड ऑल द 5 चैप्टर्स। हमने एसएम के जो है वो पांचों के पांचों चैप्टर्स बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज ऑलरेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 केस स्टडीज रिवाइज कर ले। राइट, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जब हम लोग 10 केस स्टडीज रिवाइज कर रहे हैं तो मेरी एक यहाँ पे हैबिट ये भी रहेगी कि मैं आपको जब लेट्स से कि किसी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन बता रहा हूं तो बाकी ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या बोलते थे या वो क्यों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है तो वो भी साथ साथ बताता रहूं। तो इससे क्या होगा सर, इससे आपका एक बार के लिए सब्जेक्ट जो है वो क्विक फॉर्म में फिर से रिकवर हो जाएगा, पुरानी बातें जो है वो ताजा हो जाएगी, पुरानी यादें जो है वो ताजा हो जाएगी। तो चलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग जो है वो केस सिनेरियोज डिस्कस करते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपके पेपर के अंदर एक अच्छा मार्क्स कंपोज करने वाला है। राइट, यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पहली केस स्टडी रीड कर रहा हूं। द क्वेश्चन इज कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ मुंबई बेस्ड कंपनी इज लॉन्चिंग अ स्मार्टफोन अंडर द ब्रांड नेम पॉपी. The company recognized plethora of options. There are variety of options the customer have from Chinese manufacturer flooding the smartphone landscape. With the recent COVID-19 pandemic hurting the global sentiments towards Chinese product, the company plans to play on patriotic card and advertise Poppy as a desi smartphone of India. तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम ये साबित करना चाहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि लोग बाहर के जो प्रोडक्ट है उसको बहिष्कार कर रहे हैं, वो जो बात आई थी कि कोरोना चाइना से आके रखा हुआ है, तो उसके चक्कर में अभी थोड़ा सा ये सेंटीमेंट्स पब्लिक का जगह है कि यार खरीदेंगे तो देसी खरीदेंगे। तो अपन ने एक ब्रांड भी लॉन्च कर दिया पेट्रोटिक कार्ड प्ले करके, दैट इज पॉपी। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रेटेजिक आर्म है, हमारी जो टीम है कंपनी की, वो बोलती है कि हमने इंडस्ट्री एनालिसिस सर किया हुआ है और जो बजट फोन सेगमेंट है वो चाइनीज ब्रांड ने कंप्लीटली ओवरटेक करके रखा हुआ है, लेकिन जो लो सेगमेंट स्मार्टफोन हो गया जो 4000 या 5000 की रेंज में बिकते हैं, आज अभी भी वहां पे जो है वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग दो मोबाइल फोन लाते हैं, पॉपी ए एंड पॉपी बी। पॉपी ए की हम लोग प्राइस रखेंगे 4499 4499 और पॉपी बी की हम प्राइस रखेंगे 5499। The company is also aware that that product can easily be imitated. कहते हैं कि कॉपी भी हो सकती है सेम कॉस्टिंग और सेम प्राइस पे, और इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की जो मेन खास बात है, जो यूनिक बात है, वो लूज हो जाए। इसलिए मार्केटिंग की टीम अपन ने हायर करके रखी है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं, तो वी हैव स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। साउंड कॉन्शियसनेस ऑफ कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए वी नो दैट बेस्ड ऑन साउंड कॉन्शियसनेस ऑफ कंपटीशन फ्रॉम ह्यूज मनी बैक्ड इंटरनेशनल प्लेयर, द कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन कवर्स एंड एक्सेसरीज विद द सेम देसी टैग अलॉन्ग विद द पॉपी स्मार्टफोन। तो अपने यहाँ पे एक्सेसरीज भी बना रहे, कवर्स भी बना रहे, प्लस स्मार्टफोन भी बना रहे। दिस शैल हेल्प देम मिटिगेट द रिस्क ऑफ बीइंग कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द बिजनेस. Consequently, they invested a fairly good amount in manufacturing these accessories also. इन्वेस्टर ने ऑब्जेक्टिव रखा था कि भाई अपने को 15,000 हैंडसेट और 70,000 पीस ऑफ एसेसरीज बेचना है। एसेसरीज की तो जो सेल्स है वो एकदम छप्पर फाड़ गई, 70,000 का एक्सपेक्टेशन तो तोड़ दिया, लेकिन पॉपी ए और पॉपी बी को उतना ज्यादा एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लीडरशिप ने डिसाइड कर दिया कि यार ये पॉपी ए और पॉपी बी हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं निकलेगा, क्यों ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा पूरा प्योरली फोकस किस पे होना चाहिए दोस्तों, एक्सेसरीज पे होना चाहिए। विद द न्यू फोकस ऑन एक्सेसरीज द देसी टैग विल स्टिल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सक्सेस, क्योंकि पूरी बिजनेस की स्ट्रैटेजी उसी के ऊपर बेस्ड थी। हाउएवर दे नीड टू इंश्योर, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वहां पे वो अकेले है, इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, तो कोशिश करें कि बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करके रखें। मतलब ये एक हिंट है कि अभी भी प्लेयर्स मार्केट में एंटर होने की चेष्टा कर रहे होंगे, इसलिए तो बैरियर्स टू एंट्री की बात आ रही है, वरना डूबती इंडस्ट्री में कौन जाना चाहता है। तो यहां पे हम लोग फर्स्ट मूवर भी है, अच्छे प्लेयर भी है, प्लस बैरियर टू एंट्री भी क्रिएट करके रखा हुआ है, मार्केट भी अच्छा ग्रो हो रहा है और हमारा मोटा मोटी शेयर भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान सकते हैं कि अच्छा है। अब यहां पे हम लोग का कोशिश ये भी है कि प्रोडक्शन एकदम एनॉर्मस लेवल पे लेकर जाए, ताकि हम लोग का जो खर्चा है वो काफी बच जाए। वॉल्यूम पे अगर आप बनाओगे तो कॉस्ट लीडरशिप तो आएगी ना। तो ये पूरी डिस्कशन के बेसिस पे चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंटर्ड अ सैचुरेटेड मार्केट ऑफ स्मार्टफोन आफ्टर अ ड्यू मार्केट स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या था? कॉम्पिटिशन को समझने का तरीका था। पहले आप जानते हो कि आपके कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, फिर उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और सारी इंफॉर्मेशन टुगेदर आप पुट करके कुछ ना कुछ बातें निष्कर्ष के तौर पे निकालते हो। तो यहां पे वो बोला हुआ है कि इन्होंने कुछ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप करके रखा हुआ है। आफ्टर अ ड्यू मार्केट स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पुट द बिलो स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। अब इन्होंने आपको बिगड़ी हुई सीक्वेंस दे दी, ए दे दिया,
सॉरी 1 दे दिया अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, सेकंड दे दिया डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, थर्ड दे दिया आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, और फोर्थ दे दिया पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। और आपको बोल दिया कि बताओ इनमें से कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। देखो सीधी बात है, समझने से पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन हमारे कॉम्पिटिटर है वो हम लोग ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा टास्क बन जाता है कि मैं अंडरस्टैंड करूं कि मेरे कॉम्पिटिशन कौन कौन है। सो थर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें सबसे पहले आ रहा है। सर बात ही खत्म, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। फाइनली इट इज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। सर इसका तो केस स्टडी से कुछ लेना देना ही नहीं था। एमसीक्यूज कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका केस स्टडी से कुछ लेना देना ना हो, राइट। दूसरा लिखा हुआ है एनुअल सेल्स वॉल्यूम एज एन ऑब्जेक्टिव बाय द इन्वेस्टर वाज क्रूशियल टू एस्टैब्लिश द कंपनी इन द मार्केट। कौन से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेज में हमारे ये जो एनुअल ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है कि हम लोग ने जो यहाँ पे 70,000 का ऑब्जेक्टिव सेट किया था एक्सेसरीज के लिए, वो कहां हम लोग को मेन काम आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव आपका जो सेट है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में तो काम ही नहीं आता, क्योंकि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव सेट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो हम लोग का इंप्लीमेंटेशन के वक्त आने वाला है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे आप ध्यान में रखोगे कि बॉस मुझे इतना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके हिसाब से मैं काम करूं। तो मेनली इसका जो रेलेवेंस है वो फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा आने वाला है। और उसके बाद अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यस, इंप्लीमेंटेशन में ही कंट्रोल आपका और इवैल्यूएशन आता है, तो वहां पे भी कुछ हद तक जो है ऑब्जेक्टिव्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बट मेनली सबसे जरूरी इस स्टेज पे सर कंट्रोल और इवैल्यूएशन के केस में भी तो ऑब्जेक्टिव का जो है वो रोल हो सकता है। वेल कंट्रोल और इवैल्यूएशन में तो आप चेक करते हो कि ऑब्जेक्टिव अचीव क्यों नहीं हुए। मुद्दा है ऑब्जेक्टिव अचीव करते वक्त हम लोग को कैसे डायरेक्शन में रहना है, वो तो इंप्लीमेंटेशन ही मेनली फोकस में रखता है। तो यहां पे हम लोग का जो है वो इंप्लीमेंटेशन हो गया। इफ यू सी द रीजनिंग, यहां पे रीजनिंग क्या देके रखी हुई है, दैट इज कि इंप्लीमेंटेशन एक ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है जो मेनली बात करती है कि भाई कैसे कोर बिजनेस को की परफॉर्मेंस को हम शेप दें, मतलब किस डायरेक्शन में वो जाना चाहिए। थर्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मेजरली बहुत क्रूशियल पार्ट बन जाता है किसका, हमारे इंप्लीमेंटेशन फेज का। ओके सर डन। नेक्स्ट यहां पे क्या बात हो गई, नेक्स्ट यहां पे थर्ड एमसीक्यू आ गया कि following the sales number reported at the end of the year, the leadership took a serious strategic standpoint to move forward and shift to new core business which was more profitable. Under which of the following category of business strategy can decision be regarded? सर ये कौन सा डिसीजन हो गया? वेल ये वो वाला डिसीजन हो गया कि अरे फोन वाला सेगमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने साइड में रखते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और बिजनेस पे फोकस करते हैं विच इज एक्सेसरीज। तो यहाँ पे यार अलायंस में तो हम लोग एंटर हो ही नहीं रहे, ना ही मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, ना ही मेरा मार्केट डेवलप हो रहा है। सर हम क्या कर रहे हैं, हम रीट्रेंचमेंट कर रहे हैं। रीट्रेंचमेंट के अंदर ऐसा होता है कि भाई अभी भी कैसे हमारी कंपनी को हम बचा सकते हैं, कंपनी का और अच्छा कर सकते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई फोन पे भी रहेंगे और एक्सेसरीज अच्छा कर रहा है उस पर भी ध्यान नहीं होगा, तो दोनों में डूबेंगे। तो बेटर है कि भाई फोन वाला बंद कर देते हैं, लेट्स रीट्रेंच दैट बिजनेस, लेट्स शट डाउन दैट बिजनेस। और वो जो रिसोर्स है वो हम लोग कहां पे यूज करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो भी हम लोग की एक्सेसरीज बिजनेस है। अगर यहां पे डाइवेस्टमेंट होता तो थोड़ा सा मेरा जो फोकस है वो डाइवेस्टमेंट के टुवर्ड्स ज्यादा होता, बट क्योंकि डाइवेस्टमेंट नहीं है तो शॉर्टेड ही है कि यार सबसे जो रेलेवेंट लग रहा है वो कौन लग रहा है हम लोग को, रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी लग रहा है। वरना यहां पे कंपनी अपना एक बिजनेस क्या कर रही है, डाइवेस्ट कर रही है। सर 1.4 पे जाते हैं। आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम मार्केट, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं लोग, एक्सेसरीज बिजनेस की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि एक्सेसरीज बिजनेस का रिजल्ट पाने के बाद कंपनी उस एक्सेसरीज के बिजनेस को कौन से मैट्रिक्स में डाल सकती है बीसीजी के। अब बीसीजी के देखो 4 थे, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। सर ये चारों किस बेसिस पे क्लासिफाई होते थे, एक बार याद दिलाना। अरे इसी के लिए तो मैं बैठा हूं, याद दिला देता हूं। एक था मार्केट शेयर और दूसरा था मार्केट ग्रोथ। अगर मेरा मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, मार्केट भी ग्रो कर रहा है, मुबारक हो, वो आपका स्टार है। अगर मेरा मार्केट शेयर जो है वो बहुत अच्छा है लेकिन मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, अरे भाई वो आपका कैश काउ है। मेरा मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों ही लो है, अरे भाई ये तो डॉग है। सर आपका मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो वो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। सर हमारे इन चारों में से एक्सेसरीज बिजनेस किस में सबसे बेस्ट आता है, आप वो एक बार बताओ। सोचो सोचो सोचो, सोच लिया होगा। वेल अगर हम यहां पे देखें तो एक्सेसरीज में हम लोग सबसे पहले आके रखे हुए हैं और हमने ही मेनली जो है वो इसे ब्रांडिंग करके एक अलग लेवल में कुछ सोच बनाने की सोची है। तो भाई मार्केट शेयर तो अपना जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा है ही, प्लस हम लोग एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, एक हिंट दे रहा है कि यहां पे हम लोग बाकी बिजनेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से आपको जो है वो हिंट दे रहा है कि भाई मार्केट ग्रो हो रहा है।
एंड क्योंकि मार्केट शेयर भी हम लोग का ठीक ठाक है, मार्केट ग्रो भी हो रहा है, हालांकि न्यूमेरिकल टर्म्स में बताया नहीं है, बट हमें अंदाजे लेने पड़ेंगे, कुछ थोड़े से हिंट्स लेने पड़ेंगे। ये ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आदमी बोल सकता है कि हमारा स्टार है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ये कंक्लूड करे कि सर मार्केट जो है वो तो ग्रो हो ही नहीं रहा है, हमारा मार्केट ठीक ठाक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैश काउ। अब इन्होंने आंसर में जो है वो कैश काउ देके रखा हुआ है, बट व्हाट आई फील इज कि भाई इसका आंसर जो है वो कुछ हद तक स्टार होना चाहिए। स्टार इसलिए होना चाहिए बिकॉज एंटिटी यहाँ पे एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहा है, और एंट्री बैरियर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट शेयर जो है वो ग्रो नहीं होने वाला। उल्टा मार्केट जो है वो आपका ग्रो होने ही वाला है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एंट्री बैरियर लगा रहे हैं, तो इट इज अ हिंट कि भाई लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग तो जो है वो जो जीतता घोड़ा उसी के ऊपर सवार होने की बात करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक हिंटिंग के थ्रू तो कायदे अनुसार तो जो आंसर है वो क्या बैठना चाहिए, स्टार बैठना चाहिए। बट यहाँ पे इफ यू सी द आंसर इज कैश काउ, बिकॉज ये बोलते हैं क्योंकि एक्सेसरीज की जो है वो लो मार्केट ग्रोथ रेट है बट ग्रेटर मार्केट शेयर है, ऑल्सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम चाहिए, इट जनरेट कैश फॉर द कंपनीज, थोड़ा सा यहाँ पे उस वे में लिया हुआ है। अब एक्सेसरीज का मार्केट जो है वो ग्रो कैसा हो रहा है वो आपको थोड़ा सा अपने ओपिनियन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, कि आपके परसेप्शन में ऐसा हो सकता है कि सर एक्सेसरीज, सर बहुत लोग मोबाइल और फोन खरीदते हैं आजकल, तो लोग बहुत सारे कवर भी यूज करते हैं, सर ग्रो होने वाला है, ग्रो होने वाला है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ नहीं यार कवर इतना कहाँ कौन खरीदता है, ग्रो नहीं होने वाला। अरे भाई अपने खरीदते तो है ही ना, सेफ्टी बोल के खरीदते, राइट बेटा। हम यहाँ पे क्या, सॉरी डिस्टर्बेंस आ गई थी, राइट। सो दैट इज द होल आंसर विच इज योर स्टार एज पर माई परसेप्शन, बट एज पर देयर परसेप्शन इट इज कैश काउ, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। उनका बोलना है कि मार्केट ग्रो नहीं होने वाला, मेरा बोलना है कि अरे मैं तो वो बंदा हो गया जो फोन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदता हूं तो हाथों हाथ पूछता हूं भैया कवर कोई ऐसा दिखाओ कि गिरने पे फोन मेरा टूटे ना, राइट, और साथ ही साथ स्क्रैच गार्ड भी ऐसा दिखाओ। तो आप एक्सेसरीज में भी इन्वेस्ट करते हो, जैसे जैसे आपका मिड एज सेगमेंट बढ़ेगा तो सिर्फ फोन नहीं खरीदेंगे, एक्सेसरीज में भी ध्यान देंगे। लास्ट यहाँ पे आ गया द फेज 2 ऑफ शिफ्टिंग द बिजनेस फोकस टू फेरिफेरियल एक्सेसरीज प्रोडक्शन, कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्लान सेटिंग अप द एंट्री बैरियर। अब वो कौन सा एंट्री बैरियर यहाँ पे सेट कर रहा है, देखो सर ये कहाँ पे पता चलेगा, ये इस पैराग्राफ में इधर लिखा हुआ है दे हैव प्लान टू ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज एडिशनली द प्रोडक्शन टू एनॉर्मस लेवल, मतलब मैं इतने लेवल पे प्रोड्यूस करना चालू कर दूंगा कि मार्केट के अंदर मेरे से सस्ता कोई बना ही नहीं पा रहा है, सबसे ज्यादा मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये तो कौन सा एंट्री बैरियर हो गया, यस आपने सही पहचाना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे जो एंट्री बैरियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये हमारी होती है पहली केस स्टडी डिस्कशन। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हल्का सा मेरे को स्पीड रहना पड़ेगा, आई नो आपको गेस करने का थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो आपको भी एकदम अटेंटिव रहना है। आसपास कोई डिस्ट्रक्शन है, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एक बार वो डिस्ट्रक्शन प्लीज आप साइड में कर दीजिए। ऐसी जगह जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे अगर शोर शराबा हो रहा है प्लीज आप उससे सेट असाइड होकर एकांत में बैठिए, एक जगह पे बैठिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम केस स्टडी का डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ बातें जो सब्जेक्टिविटी है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन रहेगा ही रहेगा, और वहीं पे हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केस स्टडी नंबर 2 की। केस स्टडी नंबर 2 हो गया किंग लाइक WLL। सर ये क्या हो गया, ये कंपनी का नाम हो गया। किंग लाइक WLL एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि दुबई बेस्ड है, जिसने स्पेशलाइज करके रखा हुआ है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। इट हैज डेवलप्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मार्केट प्राइवेट विला कम अपार्टमेंट। सर ये क्या हो गया, विलाटमेंट, मतलब कुल मिला के ऐसा हाउस जो आपको प्राइवेट विला का भी फील दे प्लस अपार्टमेंट का भी फील दे। दिस स्पेस आर डिजाइन टू सूट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मैरिड कपल्स, ऐसे लोग जो शादीशुदा है, नई नई शादी करके आए हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, थस ऑफरिंग मोर स्पेस इन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। कि सर विला भी है प्लस अपार्टमेंट वाला भी फील दे रहा है। कंपनी के पास बहुत ज्यादा लैंड परचेजिंग पावर है, अरे भरपूर पैसा है, विच गिव्स देम अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल। ऑल्सो जो डिजाइन डेवलप करके रखे हुए वो बेस्ट क्लास कौन से डिजाइनर्स है, इटालियन डिजाइनर्स है, और सेम हैव बीन पेटेंटेड। तो हमारी जो डिजाइन है वो इटली से आती है, इटली मतलब दूर देश बाहर गाँव, है ना, बहुत बढ़िया, इंडियंस को तो यही अट्रैक्ट करता है। थस इट इज वेरी टफ टू रेप्लिकेट किंग लाइक्स प्रॉपर्टीज। दिस प्रोजेक्ट इज पोजिशनड एज सेपरेट बिजनेस यूनिट। सर ये क्या हो गया, अरे SBU हो गया, आपको याद आना चाहिए, ये हमारा SBU हो गया टू कैप्चर मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, पर्सोनल एट डिफरेंट लेवल हैज बीन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर रिस्पेक्टिव फंक्शन ऑफ यूनिट। इट इज एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया है कि 15,000 तो विलाटमेंट हम यूं नेक्स्ट 3 साल में कंप्लीट कर देंगे।
and 50% of total units shall be ready to move into immediate effect once the construction is completed. हमारी मार्केटिंग टीम बोलती है कि सर अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रमोशन के लिए बड़े बड़े बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हायर करेंगे, शायद सनी देओल को बुलाएंगे, वो बोलेंगे ओए खरीदना ही चाहिए हम लोग को, इस तरीके से बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, राइट। और ये कब करके रखा हुआ है, स्टोन सेरेमनी शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ, ताकि एक पब्लिसिटी ग्रो हो। The ceremony will be covered by major global media house and channel via print media and social media, thus attracting potential buyers from all over the world. Market बहुत बड़ा है ऐसा। With everything planned and efficient teams ready to execute, the management is very confident कि project तो यूं successful हो जाएगा, बस देखते जाओ। The allotment shall position King WLL as leading real estate company in the global market. सर ये तो कुछ बातें हो गई। अब ये बातों की अगर हम लोग थोड़ी सी समरी ले तो हम लोग विलाटमेंट बना रहे, बॉलीवुड वालों को बुला रहे और भरपूर पैसा पड़ा हुआ है लैंड खरीदने के लिए। अब हम लोग ने यहाँ पे याद किया हुआ है आइगर एच एनसॉफ। सर ये कौन था? अरे बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने आपको वो 4 डब्बे दिए थे, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि हमने ये जो डिसीजन लिया है, लिखा है आइगर एनसॉफ गिव्स अ फ्रेमवर्क विच डिस्क्राइब इंटेंसिफिकेशन ऑप्शन। इंटेंसिफिकेशन ऑप्शन मतलब अपने में ही रहकर ग्रो करना, किसी और के साथ मेरे को मर्ज नहीं होना, किसी और को मुझे एक्वायर नहीं करना, मैं मेरे में ही ग्रो करना चाहता हूं। तो देयर वर 4 ऑप्शन। आप मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हो। सर क्या था मार्केट पेनिट्रेशन? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट, ये दोनों को सेम ही रखना है, बट मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज करूंगा कि इसके नंबर ऑफ यूसेज में बढ़ा सकूं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ऐसा था कि नया प्रोडक्ट मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके जा रहा हूं। मार्केट डेवलपमेंट में ऐसा हो गया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैं नए मार्केट में लेके जा रहा हूं। और डाइवर्सिफाई मतलब सर घर की जगह पे आप यहां पे स्टील बना रहे हो। तो देखो एक यहां पे जो हम लोग ने स्ट्रैटेजी यूज किया वो हम लोग को डिसाइड करना है। एमसीक्यूज में तो ऐसा होता है कि एलिमिनेट करने का, तो मामला सॉर्ट होता है। मैं तो बोलता हूं वो केबीसी का जो 50-50 वाला ऑप्शन है ना, वो पहले ही आप चूज कर लेने का। खुद देखो कि कौन से ऑप्शन तो नहीं हो सकते। जैसे एक ऑप्शन जो मेरे को लग रहा है कि नहीं हो सकता है वो है डाइवर्सिफाई इनटू न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि यार जो हमारा विलाटमेंट है वो तो रियल एस्टेट का ही पार्ट है ना। सही बोले सर, एकदम सही बोले। डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया। तो कौन सा हो सकता है? क्या हम लोग प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं? हाँ भाई, ऐसे छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बहुत एक नया कॉन्सेप्ट बना रहे। तो इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, बट मार्केट तो सेम ही है। जो लोग रेसिडेंशियल घर खरीदते हैं, तो मतलब एक नया प्रोडक्ट है जो हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट में देख रहे हैं। तो मतलब ये आपका कौन सा स्ट्रैटेजी हो गया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज मार्केट तो आपका सेम ही है, इंडियन मार्केट है, इंडियन बायर्स है, प्लस बाहर वाले भी, उनको पहले भी अपने बेचते थे, बट हम लोग ने जो प्रोडक्ट लाया है वो थोड़ा अलग तरीके का लाया है। मार्केट पेनिट्रेशन इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इज अ मेजर चेंज इन प्रोडक्ट। ठीक है सर, 2.1 तो एकदम क्लियर है। आंसर आपने बोल दिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है 2.2, क्या लिखा हुआ है? कोर कॉम्पिटेंसीज इज बिल्ड बेस्ड ऑन मल्टीपल नो हाउस एंड इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज। ये सर क्या बात हो गई? मैंने आपको बताया था अगर किसी एक चीज में आप अच्छे हो तो वो आपकी कॉम्पिटेंसी है, बट बहुत चीज में आप अगर अच्छे हो तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसको कोई भी यूं कॉपी नहीं कर सकता। एज पर सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, ये 2 जन थे जिन्होंने कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में 4 पॉइंट्स लिखे थे कि किसी भी चीज को अगर आपका कॉम्पिटेंसी बनना है तो उसके लिए कुछ 4 पॉइंट मीट होने चाहिए। अब यहां पे लोग बोल रहे हैं कि जो चारों पॉइंट है इनमें से कौन सा एरिया सीके प्रहलाद और गैरी हैमिल बोले कि यार ये तो हमने कभी बोला ही नहीं था। अब वो 4 पॉइंट में से आपको पहचानना है। कॉम्पिटेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसको कस्टमर वैल्यू करे, सर ये तो था। कॉम्पिटेंसी ऐसी होनी चाहिए जो आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको, मतलब उससे कुछ फायदा कमा सको। एप्लीकेशन भी था सर। कॉम्पिटिशन से अलग होनी चाहिए, हाँ सर, तभी तो वो कॉम्पिटेंसी होगा। मार्केट डेवलपमेंट कुछ अजीब सा लग रहा है, बस यही पॉइंट जो अजीब सा लग रहा है वो कभी गैरी हैमिल ने बोला ही नहीं था, उनके नाम आप मत दो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट डेवलपमेंट इज नॉट द पॉइंट। आई बात यहां पे समझ? सर परफेक्ट, एकदम क्लियर है। अगला यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2.3, डिफरेंट पर्सोनल हैव बीन डिप्लॉयड एट रिस्पेक्टिव लेवल्स in project working as a business unit. Answer, divisional manager and staff are a part of which of the following? देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे वर्ड पे जाओ, डिविजनल मैनेजर। डिविजनल मैनेजर मतलब वो किसी एक डिवीजन को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे एक डिवीजन हो सकता है कार डिवीजन, हमारा यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डिवीजन हो सकता है मोटर डिवीजन, मोटर बाइक डिवीजन। तो ऐसे डिविजनल मैनेजर हम लोग के डिवीजन को मैनेज कर रहे हैं, प्लस उसकी एक टीम है। अब ये लोग किस स्ट्रैटेजिक लेवल में आते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो डिविजनल मैनेजर जो है, देखो 3 लेवल थे, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल। ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए रखा है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए जो रखा है वो काट देने का। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। ठीक है सर। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब एक तरीके से ऐसे लोग जो डिसाइड करेंगे कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, कौन से बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। सर डिविजनल मैनेजर के हाथ में नहीं है, ये तो सीईओ बीओडी के हाथ में होता है कि वेदर वी वांट टू गो इनटू ऑयल बिजनेस आल्सो और वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट सम बिजनेस। ठीक है सर।
बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ये होता था कि एक बार कॉर्पोरेट लेवल वाले ने बता दिया कि मोटर बाइक डिवीजन में जाना चाहिए, तो वहां पे कैसे आप कंपीट करोगे। अरे ये तो डिविजनल मैनेजर की जिम्मेदारी हो गई ना। आज बाइक डिवीजन वाला ही बताएगा कि बॉस अगर मेरे को बाइक डिवीजन के अंदर कॉम्पीट करना है तो व्हाट शुड बी माय कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे आप कॉस्ट लीडरशिप भी फॉलो कर सकते हो, जैसे आप डिफरेंशिएशन भी फॉलो कर सकते हो। तो मतलब तो सर ये आपके हिसाब से बिजनेस लेवल है, यस, क्योंकि डिवीजन वाला बंदा किसी एक फंक्शन को संभाल नहीं रहा, ना ही पूरी कंपनी को संभाल रहा है, ये तो बीच का है, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया, डिविजनल मैनेजर। परफेक्ट सर, समझ में आ गया। अगला, डैश इज आंसर टू बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस वी आर एंड व्हाट वी डू। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, कौन से बिजनेस में हम लोग हैं और क्या करते हैं। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है विजन, एक होता है मिशन। मैंने आपको बताया हुआ है, विजन मतलब कहां हमें पहुंचना है, और मिशन मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आज हम कौन से बिजनेस में और क्या कर रहे हैं। तो ये तो मिशन स्टेटमेंट हम लोग को आंसर करता है ना कि कौन से बिजनेस में आप है और क्या कर रहे हो। तो आंसर यहां पे होगा मिशन स्टेटमेंट। सर पहले देख तो लो ऑप्शन में है कि नहीं, विजन, मिशन, स्ट्रेटजी और प्लानिंग, दिस इज द राइट आंसर। विजन मतलब वेयर वी वांट टू रीच, ब्लूप्रिंट हो गया, और मिशन मतलब आज हम लोग कौन से बिजनेस में और क्या कर रहे हैं। आखिरी, विलाटमेंट शैल फंक्शन एज एन एसबीयू। देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के 3 फीचर थे। पहला फीचर ये था कि उसकी प्लानिंग सेपरेटली हो सकती है, उसके अपने कंपटीशन है, प्लस यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उसका ओन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिट। तो प्लानिंग खुद की हो सकती है, उसके अपने कंपटीशन है, प्लस उसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिट। एक पॉइंट जो नहीं था वो ये था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट बिजनेस। क्योंकि यहां पे तो ये हो गया ना कि भाई डिपेंडेंट बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, इंडिपेंडेंट बिजनेस का कॉम्बिनेशन थोड़ी ना है। तो ये आंसर आपका हो गया इनकरेक्ट। इट इज नॉट अ फीचर ऑफ एसबीयू, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिपेंडेंट बिजनेस रादर देन इंडिपेंडेंट बिजनेस। इनको तो आप अलग अलग करके रखते हो ना सर, सब याद आ गया। यह हमारी दूसरी केस स्टडी सॉल्व हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरी केस स्टडी की और, जिसमें लेट्स से कौन से 4 क्वेश्चन हम लोग को देखने मिलेंगे। चलिए सर, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि 5 डिस्कस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि बची हुई 5 करें, 10 हम करेंगे, राइट। Lux Heal is a new age healthcare equipment designing and manufacturing company with its founder being top Indian medical academician. यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द कंपनी हैज बीन बैक्ड बाय पुणे बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म दैट हैज इन्वेस्टेड अप्रॉक्सिमेटली 115 करोड़ एज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड। ठीक है भाई। द कंपनी हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन ऑटोमेटेड माइंड मैप्ड व्हील चेयर, दिमाग से चलने वाली, वो व्हीलिक्स, which has been awarded as various forum around the world and even won the industry's differentiator award। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डॉक्टर बुद्धि राजा, क्या नाम है, आपको भी मिलना चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत एकदम प्यारा नाम हो गया। डॉक्टर बुद्धि राजा was appointed as CEO last year when company was unable to make a mark for itself in the industry. Under his leadership, the company turned out to be a leader in innovation. He has been instrumental in bringing about culture of oneness and inspiration among the employees. Recently, he introduced a company-wide competition for the best innovation. One of the key highlights of company's strategy has been that they used a very advanced benchmarking process. However, in eagerness to hit the market and showcase their product range to the world, the company missed on implementing the inferences and conclusion. Velix, on other hand, would make them niche player in the market for elderly rich. The company has already been approached by Vigo, the world leader in wheelchair production, to let them use its branding and facilities for a share of profit. The board is willing to accept profits. However, Vigo is stuck in legal litigation with its distribution channel partners, and thus Lux Hill will have to work immensely of stacking its own channel. With the increasing number of elderly rich, ever increasing demand for luxury medical equipment, Lux Hill has clear winning path, its vision, and just need focus on implementing. सर ये सब तो इंग्लिश हो गई, बहुत भारी हो गई, एक बार इसको थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में लिखा है कि एक नया एज हेल्थ केयर इक्विपमेंट अपन ने लाया है। सर किसके लिए लाया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 115 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट करके हमने एक नया मस्त माइंड मैप्ड व्हील चेयर डेवलप किया है, व्हीलिक्स नाम का, जो डिफरेंशिएटर का अवार्ड जीता है। ठीक है, बट देखो इसका मार्केट साइज बहुत छोटा होगा, क्योंकि बहुत कम जन ऐसे रहेंगे जिनको वो व्हीलचेयर लगती होगी, एंड अलॉन्ग विद दैट दिमाग से चलाने वाली होगी, बिकॉज यहाँ पे आप उतना सारा अफोर्डेबल भी होना चाहिए मुद्दा। तो आपका मार्केट साइज बहुत छोटा है, आपको मान के चलना है, बट डिफरेंशिएशन है बहुत बढ़िया। बुद्धि राजा बोले कि मैं तो सीईओ बनूंगा। अब कंपनी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक से नहीं कर पा रही थी परफॉर्म, तो उसकी लीडरशिप में उसने बहुत इनोवेशन लाया, कल्चर लाया, एम्प्लॉयज को इंस्पायर किया और कंपनी के अंदर कंपटीशन लाया फॉर द बेस्ट इनोवेशन। बहुत बढ़िया, बहुत एक अच्छा लीडर है ये। वन ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजी हैज बीन कि दे यूज्ड वेरी एडवांस बेंचमार्किंग प्रोसेस। सर व्हाट इज बेंचमार्किंग प्रोसेस?
बेंचमार्क मतलब टारगेट सेट करना कि मुझे एक मिनिमम इतना अचीव करना है, तो उन्होंने एक अच्छा टारगेट सेट किया और उसको अचीव करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत की। इन ईगरनेस टू हिट द मार्केट एंड शोकेस देयर प्रोडक्ट रेंज टू द वर्ल्ड, कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन ठीक से ड्रॉ नहीं किया। वीलिक्स अगर हम बात करें तो एक नीश प्लेयर हो गया एल्डरली रिच के लिए, मतलब यहाँ पे बोला भी है कि फोकस्ड हो गया। कंपनी ने ऑलरेडी वीगो को अप्रोच किया हुआ है जो वर्ल्ड लीडर है व्हीलचेयर में, उनको बोला हुआ है कि भाई हमारी जो ब्रांड है, फैसिलिटीज है, वो यूज करके थोड़ा प्रॉफिट शेयर कर लेते, और बोर्ड विलिंगली ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी है। अब वीगो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या एक लीगल लिटिगेशन में फंसी हुई है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर के साथ, इसलिए जो लक्स हील है उसको इमेंसली वर्क करना पड़ेगा अपने चैनल्स को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए और अपने चैनल का फायदा उठाने के लिए, वीगो को थोड़ा कन्विंस करने के लिए। अब ये पूरी बातें यहाँ पे होके रखी हुई है। अब पहला यहाँ पे पूछा हुआ है, लक्स हिल envisages to be the most admired responsible healthcare equipment company with the international footprint. Is this a vision or a mission? If this is a Lux Hill's vision, then which of the following is not essential while drafting the strategic vision? तो मतलब यहाँ पे आपको देखो पता है विजन ही है ऑब्वियसली, नहीं तो ये क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं होता, बट ये विजन में आपको फीचर्स याद होने चाहिए कि कौन से फीचर्स थे। पहला लिखा हुआ है इट शुड क्लियरली इल्यूमिनेट द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इट शुड क्रिएट enthusiasm among the members of organization। फिर लिखा हुआ है it should be rigidly defined to prepare the organization for future, और लास्ट में लिखा हुआ है this is a mission statement and not a vision statement। पहली बात तो mission statement नहीं है, it is a vision statement, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो बोल रही है कि हम लोग हेल्थ केयर इक्विपमेंट कंपनी अच्छा बनना चाहते हैं। आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस कस्टमर को बेच रहे हैं, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट के अंदर लिखा नहीं है, तो ये तो विजन हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे विजन बता रहे हैं साफ साफ कि भाई क्लियरली किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो पहला तो ट्रू हो गया। दूसरा, मेंबर्स में एंथुसियाज्म क्रिएट करता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलॉन मस्क का कि उनका विजन है कि भाई मार्स में लेके जाना है अपने को, तो वो एक एंथुसियाज्म क्रिएट करता है कि दिन रात मेहनत करेंगे, मार्स में जाएंगे और लोगों को जो है वो जब कल जब के याद करेंगे कि कौन ऐसी टीम थी तो हमारा नाम आना चाहिए, तो इट क्रिएट्स एंथुसियाज्म। और यहाँ पे भी जैसे अगर देखा जाए तो सोशल बेनिफिट के नाम पे एंथुसियाज्म तो क्रिएट हो ही रहा है। लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अ मिशन स्टेटमेंट, नहीं नॉट अ विजन स्टेटमेंट, तो ये भी एक तरीके से गलत है, इट इज अ विजन स्टेटमेंट। ये एक ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कि इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड आपका नहीं होना चाहिए फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर देखो क्या लिखा हुआ है कि विजन एंड विजन शुड बी क्रिएटिवली डिफाइंड, और आपने क्या किया हुआ है रिजिडली, मतलब क्या कि ऊपरा ऊपरी से बता दिया, जबकि आपको थोड़ा सा सोच समझ कर आराम से डिजाइन करना चाहिए, बट आपने रिजिडली डिजाइन कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इट शुड बी क्रिएटिवली डिफाइंड। ये सीधा टर्म आपको देखने मिल जाएगा जब आप विजन के फीचर्स देखोगे, इसीलिए भाई बारीकी बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। डॉक्टर बुद्धि राजा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट मॉन्यूमेंटल चेंजेस इन द कंपनी। अब बुद्धि राजा किस तरीके के लीडर है, देखो ये लोग अब यहाँ पे ऑटोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक तो कभी बुक में है ही नहीं, तो हो कौन सा सकता है, ट्रांजेक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल। एक बार याद कर लेते हैं, ट्रांजेक्शनल मतलब कंपनी के हालात सर बहुत अच्छे चल रहे हैं और कंपनी के पास बहुत पैसा है और पैसा दे दे के वो मोटिवेट करके काम करा लेगा सर। बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कौन सा हो गया कि जहां पे कंपनी के पास पैसों की थोड़ी तंगी है और लीडर यहाँ पे इंस्पिरेशन, विजन और थोड़ा सा मोटिवेशन के थ्रू एक्सेप्टेंस लाना चाहता है। तो हमने यहाँ पे अभी पैराग्राफ में पढ़ा था कि ही वॉज अपॉइंटेड एज सीईओ, जब कंपनी जो है वो उतना ज़्यादा मार्क अपना सेट नहीं कर पा रही थी, तो कंपनी ने यहाँ पे टर्न अराउंड किया, मतलब इज अ गुड लीडर इन इनोवेशन, प्लस कल्चर लाया वननेस का, इंस्पिरेशन का। तो ये सारी हरकतें तो दोस्तों हमारे ट्रांजेक्शनल लीडर की नहीं है, बल्कि हम लोग के वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की है। आई गेस आपको क्लियर होना चाहिए। Then लिखा हुआ the recent international recognition that company has got for VLix has turned out its strategy altogether. Which of the following Michael Porter? देखो भाई ये जो VLix है सर, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी दी हुई है। क्या हम लोग खर्चा बचाने की बात की है पूरे केस स्टडी में? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके, क्या हम लोग ने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खर्चा बचाने की बात की? क्या बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा आपका फोकस, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन। अलग तो कुछ किया है क्या? बड़े मार्केट के लिए किया? नहीं सर, छोटे मार्केट के लिए किया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। साफ साफ यहाँ पे लिखा था ना कि जो मार्केट साइज है वो बहुत छोटा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई इट इज अ नीश प्लेयर, वुड मेक देम अ नीश प्लेयर फॉर एल्डरली रिच। ऐसे जो एल्डर है प्लस जो रिच है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट बट यू हैड मेड अ डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, राइट। एंड लास्ट यहाँ पे हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एंट्री बैरियर फॉर लक्स हील। अब देखो लक्स हिल ऐसी कंपनी हो गई जिसको हमने अप्रोच किया था, जो मार्केट लीडर था व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग में। अब उसके लिए एंट्री बैरियर यही था ना कि यहाँ पे देखो वीगो जो है वो लीगल लिटिगेशन में स्टिक्ड है, किसके? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स के। तो मतलब इनको चैनल पार्टनर्स का ठीक से एक्सेस नहीं मिल पा रहा है
और लक्स हील को जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपना चैनल बनाने के लिए। तो अगर मैं मेनली देखा जाऊं कि उनके लिए जो सबसे मेन एंट्री बैरियर हो गया, इट इज़ एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर यहाँ पे आप देखोगे, रेस्ट ऑल आर एम्पली कवर्ड बाय लक्स हील एक्सेप्ट एक्सेस। क्यों सर? क्योंकि देखो ब्रांड तो अच्छी है, लोग तो जानते हैं, कैपिटल भी अच्छा खासा है, प्रोडक्ट भी अलग है, बट एक चीज़ जो हमारे पास नहीं है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस। तो ये हो गया हम लोग का चौथा केस स्टडी। ओके, एंड फिफ्थ यहाँ पे, सॉरी फोर्थ हो गया, बट ऐसे तो तीसरी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल फीमेल लेड अर्ली स्टेज हेल्थ ड्रिंकिंग कंपनी ऑपरेटिंग आउट ऑफ बैंगलोर। तो यहाँ पे आप बैंगलोर से ऑपरेट कर रहे हो और कौन आपका फोकस मार्केट है? फीमेल है, अर्ली स्टेज है हम लोग और हेल्थ ड्रिंक कंपनी है। कंपनी इज अवेयर ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, कि यूथ बड़ा ही कॉन्शियस हो चुका है हेल्थ को लेकर। हाँ बिल्कुल, यूथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद मेरी वीडियो देखते देखते कोई फ्राइड फूड खा रहा होगा, बट इनको लग रहा है कि कॉन्शियस हो गया है। हुए भाई, खाते खाते तो हम सोचते हैं कि हमें नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी हम खा तो रहे हैं, कॉन्शियस तो हुए, राइट। Second, there are plethora of options. There are variety of option available in market to cater their demands. With these pointers in mind, they launched their flagship product Ava Juice. एक हेल्थ ड्रिंक कंपनी है मेड विद आमला, पपैया, एलोवेरा और नीम, targeted at increasing the immunity of young teenage girl. The USP has been to made these drink taste goods with the some organic flavor. तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया जो यहाँ पे दिया हुआ है, और मेनली फोकस मार्केट भी आपको देके रखा हुआ है। सोचना पड़ेगा कि वो ब्रॉडर मार्केट है या छोटा मार्केट है। To achieve advantage in the market segment, the production process has been standardized. The benefit has reflected in improved margin and better negotiating power. The product has been identified by strategy team as a star. खुद ने बोल दिया ये हमारा स्टार है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखो तो माल को स्टैंडर्डाइज बना के रखा हुआ है, मार्जिन हमारी बड़ी है। मार्केटिंग टीम क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग टीम हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन मैपिंग द सक्सेस ऑफ आवा जूस। द एग्जिस्टिंग हेल्थ ड्रिंक कंपनी हैव अ वेरी लो कस्टमर लॉयल्टी। अभी के ज़्यादा एज सच लॉयल कस्टमर्स नहीं है और ज़्यादा अच्छा रिटेंशन रेशियो नहीं है। कंपनी हैड टू वर्क टू विन ओवर दिस शॉर्ट कमिंग। फॉर दिस दे हैव सेट अप कोलैबोरेशन विद मेजर स्कूल्स ऑफ कर्नाटका as well as got into agreement with state government of Karnataka to provide Ava juice to girls of government school at subsidized rate, just 1 rupees। बाप रे। तो अपन ने पेनिट्रेट करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है। दिस हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग फ्री पब्लिसिटी फ्रॉम लोकल एज वेल एज नेशनल मीडिया, कि एक रुपए में बस सप्लाई किया। बहुत सोचती है कंपनी यार, बहुत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छे इंटेंशन के साथ आई है। विद मीडिया कवरेज, कंपनी स्मार्टली प्लेस द टैगलाइन वी ऑफर टेस्टी हेल्थ फॉर आवर टीन्स, and this was further pushed as a trend on social media. Effectively, the company has been able to position itself in niche market domain. खुद लिखा हुआ है niche। मैंने आपको बोला है कि भाई niche मतलब यहाँ पे क्या आ गया? फोकस आ गया। आप बोलोगे सर यंग गर्ल तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन वो मार्केट जो हेल्दी ड्रिंक्स में आता है वो बहुत ही कम है। मतलब आप समझ लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लोगों में ये अवेयरनेस आके रखी है कि जूस तो पीना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है बिकॉज ऑफ फ्रुक्टोज। तो मतलब हेल्दी वाले भी जो है वो जूस प्रेफर कर भी नहीं रहे, खास कुछ ही ऐसे रहेंगे जो प्रेफर कर रहे होंगे, उसमें आप लड़ रहे हो। तो इट इज अ नीश मार्केट, राइट। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर पीटर ड्रकर, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ मीनिंगफुल आंसर टू क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन। और यहाँ पे लोग बोलते हैं वी ऑफर टेस्टी हेल्थ फॉर आवर टीन्स। कौन से बिजनेस में है ये, हमारा कौन सा स्टेटमेंट आंसर करता है? सर अभी आपने बताया था, 2 मिनट ही हुए, हम इतना भी नहीं बोलते सर। कौन सा हो गया आपका वो मिशन स्टेटमेंट? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, मिशन स्टेटमेंट से हमको पता चलता है हम किस बिजनेस में है। हमें पता चल गया यहाँ पे किस बिजनेस में, और क्या चाहिए जीवन में, तो ये मिशन हो गया। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एज अ स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव मार्जिन एंड गेन मोर नेगोशिएशन पावर इन द मार्केट। विच ऑफ द जेनेरिक स्ट्रैटेजी? मैंने आपको बोला है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी जेनेरिक स्ट्रैटेजी हम लोग लेकर जा रहे हैं। अब है हम लोग का प्रोडक्ट अलग, मैं मानता हूं, बट मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम बना सकते हैं तो कोई और बना नहीं सकता। इट्स वेरी इजी टू मेक। हमारी कोई सीक्रेट रेसिपी है क्या? नहीं सर। तो डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं है, बट हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मार्जिन हम इंप्रूव करने वाले हैं और ज्यादा नेगोशिएशन पावर। तो मुद्दा क्या है? खर्चा बचाने का। मुद्दा क्या है? खर्चा बचाने का। तो इट इज अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, बट इट इज अ फोकस फॉर अ लो मार्केट। इसीलिए मैं बार बार देख रहा हूं, एक रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस नीश मार्केट को यहाँ पे सेगमेंट कर रहे हैं। सो बेसिक हिंटिंग यहाँ पे ये जा रही है कि इट इज फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। आप दावे के साथ कंफ्यूज हो सकते हो जहां पे आपको लगे फोकस डिफरेंशिएशन है, बट ऐसे लगाना नहीं है। देयर इज नो एज सच डिफरेंशिएशन इन दिस प्रोडक्ट। पूरा ब्रांडिंग का गेम है। कंपनी खुद बोल रही है कि भाई कॉपी तो लोग कर पाएंगे, कोई ऐसा बड़ा हम लोग ने काम नहीं किया। आइगोर एनसॉफ के हिसाब से उन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया हुआ है फॉर इंटेंसिफिकेशन। ये वापस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड यूज्ड फॉर इंटेंसिफाइंग द प्राइवेट जूस? अब देखो भाई, यहां पे हम लोग ने एवा जूस को इंटेंसिफाई करने के लिए कौन सा यूज किया हुआ है। अब तुम्हारे मन में क्या आ रहा होगा
कि सर एवा जूस तो हम लोग ने बनाया हुआ है तो पक्का प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा रीविजिट कर दे। ये रीविजिट हमको बताएगा कितनी बारीकी ज़रूरी है पढ़ने में भी और प्रैक्टिस में भी। अगर हम लोग रीविजिट करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विद दीज पॉइंटर्स इन माइंड, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड एक फीमेल लेड, ऑलरेडी आप फीमेल के लिए बना रहे थे। कंपनीज अवेयर कि भाई दो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, एक तो यूथ को कॉन्शियस अबाउट हेल्थ है, प्लस प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। विद दिस पॉइंटर इन माइंड दे लॉन्च देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट एवा जूस, अ हेल्थ ड्रिंक मेड विद आंवला, पपाया, एलोवेरा, नीम, टारगेटेड एट इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज कि दीज ड्रिंक टेस्ट गुड्स विद मोर एडेड ऑर्गेनिक फ्लेवर। तो भाई प्रोडक्ट के अंदर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये तो हम लोग का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, बस फोकस अपन ने किस पे कर दिया है, फीमेल लेड, जो भी आपकी यंग गर्ल्स हैं उनके ऊपर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ यू सी, ये वाला वर्ड थोड़ा सा हिंटिंग देता है कि सर प्रोडक्ट तो हम लोग ने कुछ नया डेवलप नहीं किया, ये तो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट ही है, हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेन प्रोडक्ट है जो बहुत बिकता है। बट हम लोग ने मार्केटिंग थोड़ी सी क्या कर दी, एक फोकस में ला दी कि ये तो फीमेल स्पेसिफिक अब है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा हम लोग बेच पाएंगे। अभी तक मार्केटिंग कभी वैसे करने की हमने सोची नहीं थी। तो सर आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, मार्केट डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे, मार्केट डेवलपमेंट। और यहाँ पे ये जो मार्केट डेवलपमेंट है वो सही आंसर है। किसी किसी को अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट लग रहा है तो वो अपने आप में गलत नहीं है, ये लाइन बहुत बारीकी वाली हो गई जो हम लोग को पहचाननी है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, दो चार जूस को आप मिक्स करके ऑर्गेनिक फ्लेवर के साथ तो कोई भी ला सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ आपने नहीं कर ली। ठीक है सर, ओके, डन डन डन। लास्ट, Ava juice can be identified as star as per BCG's growth matrix basis. The rapid growth has shown an enormous fund is demanded to maintain the market, fuel the growth. What would Ava juice turn as per the metrics when its growth slow downs? मैंने आपको समझाया हुआ है कि देखो अगर आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है, मार्केट में शेयर अच्छा है तो आप स्टार हो, आप तारे हो, आप सितारे हो। लेकिन जब आपकी मार्केट शेयर अच्छा है लेकिन ग्रोथ डाउन हो रहा है तो आप यही स्टार किस में बन जाता है, कैश काउ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ग्रोथ फ्यूचर में स्लो डाउन हो जाती है तो हम क्या बन जाएंगे, एक कैश काउ बन जाएंगे। बिकॉज मार्केट शेयर तो हम लोग का अभी भी अच्छा रहेगा बट मार्केट ग्रोथ क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए कैश काउ। डन। अब यहाँ पे लास्ट केस स्टडी फॉर दिस वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज केस स्टडी नंबर 6। ठीक है सर। Midori Tech, a Japanese information tech giant, recently got into a multi-million-dollar deal with Dezner Private Limited, a Bangalore, a user interface designing company. Midori Tech is a leader in developing firewalls for cloud security service, and this deal would help it leverage the latest user-friendly design of Dezner Private Limited to be incorporated into its own system. The major motive of both the companies is to capture the budding segment of the market, which is very difficult to do given one's own isolated operation. The second important aspect of deal is share R&D in the Bangalore with 70:30 investment in R&D over the period of next 5 years. Advancement in cloud computing are to be matched with the global giants, and this center will provide world-class excellence for the requisite. Mr. B.K. Suman, the erstwhile head of Dezner Private Limited, has been appointed as General Manager of R&D Center and would report directly to CEO of Midori Tech. Midori Tech has been in industry for over 30 years, 500 client. For better control and ease of business, it has divided its business segment into client industry, robotics, e-commerce, energy and others. The company has been eyeing 5 probable Indian companies for a design-oriented deal. Over the course of 1 year, there in multiple financial model to find the most suitable synergy and finally zeroed in with the Dezner Private Limited. This was covered by all major media houses as this is one of the biggest Indo-Japan deal in the last decade. The future is very uncertain, but the companies through combined synergy have a stable marketing standing and growth oriented future in purview. अब ये बातें तो इंग्लिश में हो गई, थोड़ी सी हम समरी ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिडोरी टेक एक जापानीज आईटी कंपनी है, अभी एक वो $multi-million डॉलर डील में आई है विद डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड। बैंगलोर की कंपनी है जो इंटरफेस डिजाइन करती है। मिडोरी टेक ने बोला है कि इज अ लीडर ऑफ डेवलपिंग फायरवॉल फॉर क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस एंड दिस डील वुड हेल्प इट्स लेवरेज द latest user-friendly designer of Dezner Private Limited. The major motive of both the companies is to capture the building segment of market, which is very difficult to do given own isolated operation. तो अपने को इस point of time पे वही है कि अच्छे से डिज़ाइन बिल्ड भी करना है प्लस फायरवॉल भी देना है सामने वाले को। सेकंड डील है कि हम लोग ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के साथ एक डील एंटर की हुई है 70:30, 70% पैसा हम लगाएंगे, 30% पैसा आप लगाओगे 5 साल में। और ये एडवांसमेंट किस में हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो रही है, जो ग्लोबल जाइंट के साथ हम लोग को मैच करना है। और इसमें हम लोग ने बीके सुमान को बोला कि आप हेड रहोगे।
ये पहले डेजिनर लिमिटेड के हेड थे, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने बोला कि R&D सेंटर भी हमारा आप ही संभालोगे। तो आप एक तो डेजिनियर लिमिटेड के हेड हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, R&D सेंटर भी संभाल रहे हो। सर बड़े आदमी। Midori Tech has been in industry for over 30 years and has over 500 clients for better control and ease of business। उसने अपने बिजनेस सेगमेंट को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया, रोबोटिक, ई कॉमर्स, एनर्जी और अदर्स। कंपनी हैज बीन आइंग 5 प्रोबेबल इंडियन कंपनीज फॉर डिजाइन ओरिएंटेड डील ओवर द कोर्स ऑफ 1 year। दे रेन मल्टीपल फाइनेंशियल मॉडल टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल सिनर्जी एंड फाइनली जीरोड इन विद द डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड। अब ये मेजर मीडिया हाउस ने कवर किया। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो काम का आएगा वो वापस से पढ़ लेंगे। रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, एनर्जी आर सेपरेट यूनिट ऑफ Midori Tech। They have been devised for easy of control. Which of the following is not a feature that would have helped them identify and separate unit for strategic management, better strategic management? अब देखो सर ये क्या बात हो रही है, अगर आप क्वेश्चन में थोड़ी सी वाइब कैच करो तो ये लोग SBU फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर क्या था, आप उसमें ऐसे ही करते हो ना कि भाई एक मेजर हेड के अंदर जो है वो बहुत सारे जो सिमिलर बिजनेस है उसको कंबाइन कर देते हो। रोबोटिक्स अपने आप में एक अलग SBU हो गया, ई कॉमर्स अपने आप में एक अलग SBU हो गया, एनर्जी अपने आप में एक अलग SBU हो गया। तो इस तरीके से SBUs हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो SBUs आप क्लासीफाई कर रहे हो इनमें से कौन से, जो भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने वाले, कौन सा क्राइटेरिया बहुत एकदम सही क्राइटेरिया नहीं है। क्या आप SBU मार्केट के हिसाब से करते हो, क्या आप SBU कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से करते हो, क्या आप सिमिलर टेक्नोलॉजी के हिसाब से करते हो, या आइडेंटिकल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हिसाब से करते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा थियरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। व्हेन आई से थियरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्ट हम लोग को बुकिश लैंग्वेज आनी चाहिए, तब जाके हमको क्लियर रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच SBUs कैन बी फॉर्म। ये नोट्स में हम लोग ने मेंशन किया होगा। जैसे मार्केट के बेसिस पे फॉर्म करना इज अ गुड थिंग, जैसे रोबोटिक्स मार्केट अलग है, ई कॉमर्स मार्केट अलग है। यही अगर मैं बात करता हूँ टेक के बेसिस पे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, थियोरेटिकल कंटेक्स्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो ये आएगा। कंपटीशन जो है वो दोनों की सेम है, बट ये वाली पॉइंट क्योंकि देखे नहीं रखी हुई है कि कस्टमर की प्रेफरेंस के बेसिस पे आपने कस्टमर को पूछा तू बता तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो ये गलत बात हो गई। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर कि इसके बेसिस पे जो है वो आप नहीं करते, बाकी सबके बेसिस पे आप करते हो। सो दिस इज नॉट अ फीचर। अगेन आपको ये तभी आ पाएगा जब आप कोर थियरी अच्छे से पढ़े होंगे। आपको ये तभी आ पाएगा जब आपने कोर थियरी अच्छे से पढ़ी है कि ऑन व्हाट क्राइटेरियाज SBUs कैन बी फॉर्म, राइट। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट। डेजनर प्राइवेट लिमिटेड एंड मिडोरी टेक डील फॉल अंडर विच टाइप ऑफ एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। पहले देखते हैं इनका क्या डील हुआ था। डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड और मिडोरी टेक यहाँ पे हुआ था। डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग कंपनी थी, तो अपने सामने वाले के लिए इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। और जो मिडोरी टेक हो गया, ही वॉज अ लीडर इन डेवलपिंग फायरवॉल फॉर क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस। तो एक बंदा यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो फायरवॉल बना रहा है, और दूसरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाए तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहा है। आगे लिखा क्या हुआ है कि अगर ठीक से हम लोग स्टेटमेंट पढ़े वापस से तो क्या लिखा हुआ है, मिडोरी टेक इज अ लीडर इन डेवलपिंग फायरवॉल फॉर cloud security service and this deal would help its leverage the latest user friendly design of Designer Private Limited incorporated in own system. The major motive of both the companies to capture building segment of the market which is very difficult to give one own isolated operation. Second important aspect of the deal, कहते हैं कि जो दूसरी important चीज़ हो गई इस डील को लेकर कि R&D लोग आपस में शेयर करेंगे, राइट। 30 साल से है, फॉर बेटर कंट्रोल एंड ईज उन्होंने क्लासीफाई करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक से ऑब्जर्व करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन नंबर 6, तो जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें ये लोग ने बोला है कि ये डील किस में आती है, एक कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, एक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, एक हॉरिजॉन्टल मर्जर और एक स्ट्रैटेजिक अलायंस। देखो मर्जर तब होगा जब एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे कहीं पे भी हिंटिंग नहीं देके रखी हुई है कि नई कंपनी फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। इफ़ यू सी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि हम लोग डील में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉस मिडोरी टेक जो है वो डील में एंटर हो रही है, किसके साथ, डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। क्या मर्ज हो रहे हैं ये लोग दोनों? नहीं। तो सर मर्ज नहीं हो रहे तो मतलब मर्जर तो नहीं हो सकता। यस, मर्जर नहीं हो सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और दोनों लिखे हुए टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन ओन सिस्टम। ये लोग दोनों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो ऑपरेशन है वो क्या करने वाले, आइसोलेट रखने वाले, अलग रखने वाले। तो मतलब मर्जर तो दोनों ही नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता और कॉन्ग्लोमेरेट भी नहीं हो सकता। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन आपके सिलेबस में है भी नहीं। मेनली ये जो डील है ये क्या मानी जाएगी, स्ट्रैटेजिक अलायंस। डील्स जो है वो स्ट्रैटेजिक अलायंस ही होती है, जो सिर्फ एक पार्टनरशिप के फॉर्म में होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि दोनों ही कंपनी जो है वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो मेंटेन करना चाहेगी,
एज इन कि भाई दोनों को जो है वो मर्ज नहीं होना। देखो इज द राइट आंसर, एज कंपनीज वुड मेंटेन इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड दे प्लान टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर व्हाट दे कुड नॉट गेट इन द आइसोलेटेड ऑपरेशन। तो ये लाइन स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो हम ढूंढ लेते कि कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है। यही यहाँ पे लिखा है, द मेजर मोटिव ऑफ बोथ द कंपनीज इज टू कैप्चर द बडिंग सेगमेंट ऑफ द मार्केट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी गिवन। मतलब खुद के ऑपरेशन से आप नहीं कर सकते, आपको दोनों को साथ में मिलना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई ये डील जिस तरीके से हो रही है 70:30, इट इज़ नॉट अ मर्जर, बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, मेनली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बीके सुमन जो है ही वर्क एज अ जनरल मैनेजर। ऑलरेडी वो जनरल मैनेजर का काम कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वो हेड कर रहे हैं कंपनी को, प्लस ये बड़ा सा R&D सेंटर संभाल रहे, जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा एक कैटेगरी हो गया। 70-30 की डील हुई है, मतलब वो कॉर्पोरेट लेवल तो है, पक्का है। तो फंक्शनल लेवल तो उसको मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पक्का है। मेरे पास चॉइस है ए और बी की। अब देखो सीधी बात है, इधर लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट लेवल एंड दूसरा लिखा है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल। इफ यू सी इट द आंसर, आंसर में क्या लिखा हुआ है कि आंसर इज बी बिकॉज जनरल मैनेजर डिलीवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट बोथ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल। तो मतलब कुल मिला के ये एक टर्म हो गया जो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बुक में कहीं दिया नहीं है, आप भी अपने परसेप्शन से नहीं पहचान सकते। जनरल मैनेजर का काम दोनों ही होता है, वो टॉप में भी आता है प्लस मिडिल वाले का भी काम करता है। तो यहाँ पे इसके लिए बोला हुआ है कि ये कॉर्पोरेट लेवल भी है और बिजनेस लेवल भी है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। कहीं दी नहीं है, आपको नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड फिफ्थ वाला हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये आज के क्लास में अपन ने भाई 5 की स्टडीज जो है वो डिस्कस कर ली। आई गेस एक दो जगह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, बट वहाँ पे घबराना नहीं है, ऐसे टॉपिक्स में जो है वो होना स्वाभाविक है। जैसे स्टार कैश का वाले में तो कभी कभार मैं भी थोड़ा सोचता ही हूँ आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ओपिनियन का डिफरेंस रहता है, बट इट्स प्योरली फाइन। यही बातें हमें समझदार बनाती है, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करती है, जो कि अच्छी बात है। बाकी 5 और केस स्टडीज जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, और उससे एक आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं। ये जो बुक में जो केस स्टडी देके रखी हुई है, एग्जाम में कंपैरेटिवली थोड़ा इजी आएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स में कंफ्यूजन थोड़े होते ही है, जैसे वो फोकस कॉस्ट लीडरशिप और सिर्फ कॉस्ट लीडरशिप हो गया, डिफरेंशिएशन और फोकस डिफरेंशिएशन हो गया, तो वो हम लोग को थोड़ा सा एक बारीकी पकड़ना पड़ेगा, नीश वगैरह वर्ड वगैरह ढूंढना पड़ेगा, उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। बाकी लगभग जो है वो बहुत ही ईजी ही एमसीक्यूज रहते हैं, सिवाय एक दो जगह पे छोड़ दे तो। बट वो इजी आपको तभी लगेंगे अगर आपकी बुक की रीडिंग प्रॉपर्ली हुई है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ आप ऊपरा ऊपरी से करके जा रहे हो ये सोच के कि थियरी मैं लिख लूंगा, प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि किसी एक पेपर में भी अगर आपके 40 के नीचे आते हैं तो इट्स अ वेरी 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 हार्ड ब्रेकिंग थिंग कि यार एग्रीगेट तो बन गया, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके अंदर मेरे 38 आए या 37 आए। मैं यही दुआ करता हूँ कि वो आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। तो इंश्योर करना है कि आपकी रीडिंग एक बार अच्छे से हो गई है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ के हुआ रहेगा, कुछ पढ़ना बचा भी रहेगा, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग इंटर में ऐसा ही होता है कि भाई 80 से 90% सिलेबस ही कवर हो पाता है, बट वो अच्छे से कवर होना जरूरी है, क्वालिटेटिवली कवर होना जरूरी है। इट्स अ वेरी ह्यूज सिलेबस, तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा 10% जो नहीं कवर हुआ उसको लेकर टेंशन नहीं लेना। जो कवर हो गया उस पर आप ध्यान दो, मेहनत करो, टेस्ट लिखना बिल्कुल मत भूलना। बिना टेस्ट लिखे अगर आप जाओगे तो वही बात है कि हर बंदे को जो है वो 2 बार सीए के पेपर लिखने ही पड़ते हैं। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप मॉक टेस्ट में एक बार लिख रहे हो और मेन एग्जाम में एक बार लिख रहे हो, या 2 बार अलग अलग मेन एग्जाम में लिख रहे हो। तो बी वेरी कंसर्न कि एक बार आप टेस्ट उसका दे दो। बट यहाँ पे अगर कोई बंदा मेरे को पूछेगा कि सर सिलेबस मेरा खत्म ही नहीं हुआ है, सिर्फ 50 या 60% ही हुआ है, तो मुझे टेस्ट लिखने चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो वहाँ पे तो आपको पता है मेरी क्या राय रहेगी कि भाई टेस्ट तो आप तभी लिख पाओगे ना जब आपका 80 से 90% कवर होगा। जब उतना कवर ही नहीं हुआ है तो आप कैसे लिखोगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड ट्राई कि भाई आप पहले सिलेबस कवर करो और फिर टेस्ट के बारे में सोचो, जो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 1 ही महीना बचा है। लेकिन जो नवंबर 24 के लिए देख रहे, अरे भाई तुम्हारे पास तो टाइम है अभी, चुपचाप जो है वो सीक्वेंस में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर योर फ्रूटफुल विशेस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हमेशा मैं जो है वो जब पढ़ता हूँ तो ऐसे थोड़ी सी स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है। वेरी गुड, हर फैकल्टी की फेस पे आती है कि भाई कितनी अच्छी जनता है। हम तो चाहते ही कि भाई तुम अचानक से ऐसे किसी दिन सडनली मिलो और बोलो अरे सर विशाल सर, मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा है सर, बहुत अच्छा जो है वो हम लोग को एज इन पूरा कवर हो गया था,
और वहाँ पे हमारी बातचीत हो जाए तो ये भी हो जाता है कि अरे दुनिया कितनी छोटी है, हम यहाँ पे ऐसे ही मिल गए, राइट। कनेक्ट होने के लिए आप जो है वो सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। मैं तो चाहता ही हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने वो एक फ्रिक्शन ना रहे कि अरे यार वहाँ पे जो बंदा बैठा है वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, बात होनी चाहिए, राइट। तो यू कैन कनेक्ट एट माई सोशल मीडिया। हमारा खुद का क्लासेस का भी पेज है, हमारा खुद का जो है वो इंडिविजुअल भी पेज हो गया, प्लस टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ पे हम लोग PDF अपलोड करते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लेट से कि पेज की अगर हम बात करें तो पेनोरमिक एजुकेशन से हमारा इंस्टा पेज है, डू फॉलो दैट। काफ़ी काम की अपडेट्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं। एंड पर्सनल हैंडल हो गया विशाल असोपा, ASOPAA। तो डू फॉलो और आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, बातचीत अपने करते हैं। जो भी बातें आपको अच्छी लगी है, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहे, डू टेक्स्ट मी, राइट। और थोड़ा सा भाई केस स्टडी मेरे लिए क्या होता है कि वन साइडेड हो जाता है, क्योंकि सामने जनता बैठी ही नहीं है। तो देर माइट भी चांसेस कि यार मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा स्पीड वगैरह रहूँ, तो थोड़ा सा 0.75 करके देख लेना, राइट। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे साइड से ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी आवाज़ें वगैरह मेरे हिसाब से एकदम वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगे जितना सामने वाला पढ़ रहा है मेरे साथ। तो दैट इज़ ऑल। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।